Hello students, this is the fourth video of Bohr's model and in this video we will study about the energy level diagrams. Last videos में मैंने आपको बोर मॉडल पढ़ाया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे. इस वीडियो में हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं. ओके, नाउ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, किसी भी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ओके, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स. तो अगर मैं इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दूं, जो ब्रैकेट में इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रखूंगा, तो एनर्जी की वैल्यू आती है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -me4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. अगेन अगर मैं इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रखूंगा, ये कांस्टेंट्स का मीनिंग तो आपको क्लियर होगा. यहाँ पर m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द स्पेस होता है और h स्क्वायर कांस्टेंट होता है. तो जब इन सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -27.2 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है me4 by 8 epsilon naught square h square z square upon n square. अगेन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यह काइनेटिक एनर्जी आएगी 13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो दीज आर द फॉर्मूले जो आपको याद होनी चाहिए. और इसमें पर आप एक चीज नोट कर सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी है, दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, एकदम सेम फॉर्मूला है, बस टोटल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है. बाकी फॉर्मूला वाइज सेम है, तो इसलिए इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. तो मैं कह सकता हूं जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी. बस टोटल एनर्जी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आती है. और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखो तो उसमें यहाँ पे 4 आ रहा है और टोटल एनर्जी में 8 आ रहा है. दैट मींस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का डबल है. ओके, तो मैं कह सकता हूं जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो जाएगा. ओके, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है. तो इससे जब अगर ये रिलेशन याद रखोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. ओके, सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमें टोटल एनर्जी पता है तो हम उसका डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और उसमें को नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. ओके, नाउ आगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स को पढ़ते हैं. नाउ देखिए, ये वाला सपोज आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज n इक्वल टू 1. ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट को, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करना है, n इक्वल टू 1. इसके लिए इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं. व्हाई वी कॉल इट ग्राउंड स्टेट? क्योंकि नॉर्मली जो एटम इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, इसलिए हम फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट जो होता है n इक्वल टू 2, इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं. क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो एक्साइट होके फर्स्ट सबसे पहले इस स्टेट में ही आ सकता है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट होता है दैट इज n इक्वल टू 3, इसको हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी गेन करता है तो वो इस ऑर्बिट तक भी जंप कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट. नेक्स्ट n इक्वल टू 4 या फोर्थ ऑर्बिट दैट इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट. ओके,
इसी तरह n इक्वल टू 5 हो जाएगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। और इन दिस में जब हम आगे के इंफिनिटी तक जाएंगे तो n इक्वल टू इंफिनिटी जो होगा दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन स्टेट। ओके, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी तक चला गया तो वो अपने एटम से बाहर निकल जाएगा, एटम से बाउंडेड नहीं रहेगा, बाहर निकल जाएगा एटम से, n इक्वल टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया एटम से तो वो आयोनाइज हो जाएगा एटम, दैट इज व्हाई दिस n इक्वल टू इंफिनिटी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्टेट। नाउ अगर एनर्जी की बात करें तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z²/n²। तो ये हो जाएगा -13.6 z² n का वैल्यू 1 है तो 1², तो दिस इज -13.6 z²। नाउ दिस इज टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है, तो ये हो जाएगी -27.2 z²। z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन होगा तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है बट पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगी +13.6 z²। ओके, दिस इज द एनर्जीज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट सेकंड ऑर्बिट की बात करें, सेकंड ऑर्बिट का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो सेकंड ऑर्बिट की अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगी -13.6 z²/2², n² करना तो 2², तो ये आएगा -13.6 डिवाइड बाय 4 तो -3.4 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 z², ये आएगी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल हो जाएगी तो -6.8 z², और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इसका पॉजिटिव कर देंगे टोटल एनर्जी को तो +3.4 z²। नेक्स्ट थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट के लिए उसी तरह से हम n की वैल्यू 3 रख देंगे तो -13.6 z²/3², तो ये सॉल्व होने पे आएगा -1.51 z²। ओके, दिस इज द टोटल एनर्जी। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल कर देंगे तो -3.02 z², और काइनेटिक एनर्जी फिर भी टोटल एनर्जी को प्लस कर देंगे तो +1.51 z²। ओके, नेक्स्ट n = 4 का इसी तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में n = 4 रखेंगे तो ये आ जाएगी -0.85 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल करेंगे, इसका डबल करो तो कितना आ रहा है 1.7 z², और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी +0.85 z²। आई थिंक आपको ये निकालना आ गया किस तरह से एनर्जी निकालनी है। ओके, नाउ n = इंफिनिटी, इंफिनिटी में जब आप n को इंफिनिटी रखोगे तो टोटल एनर्जी 0 आ जाएगी इंफिनिटी पे। आयनाइजेशन है, जब आयनाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन में तो उसकी एनर्जी हो जाती है 0। ओके, नाउ यहां पर एक चीज एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप देखिए अगर आप सारी एनर्जीज को देखोगे टोटल एनर्जीज को, ओके, तो ये नेगेटिव में आ रही है, ये -13.6 z², ये -3.4, -1.5, -0.85, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो ऑर्बिट में होता है तो वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी होने का मतलब होता है, फिजिक्स में हम कहते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव है तो वो सिस्टम बाउंडेड होगा या अट्रैक्टेड होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है तो ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंडेड है, मतलब ये इसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें उसकी एनर्जी को 0 करना पड़ेगा। ओके, तो एनर्जी को 0 कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जितनी इसकी नेगेटिव एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, हम उतनी एनर्जी उसको सप्लाई कर दें तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और वो एटम से बाहर निकल जाएगा।
तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम is called ionization energy. Is called ionization energy. तो आपको समझ में आ गया आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन को एटम से सेपरेट आउट करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, क्योंकि जैसे इसकी टोटल एनर्जी -13.6 Z² है, तो अगर मैं इतना ही एनर्जी सप्लाई कर दूं तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि -13.6 में +13.6 करोगे तो 0 हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी +13.6 Z², सेकंड ऑर्बिट में आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी +3.4, ओके, थर्ड ऑर्बिट में +1.51, ओके। I think it is clear. Now हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। Example: energy required to remove one electron from the helium atom is 76 electron volt. Then find the energy required to completely ionize the helium atom. ओके, तो हीलियम एटम में आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर उसे कंप्लीटली आयोनाइज करना है तो दैट मींस कि हमें उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो जो टोटल एनर्जी सप्लाई होगी वो कितनी हो जाएगी? इतनी मैं कह सकता हूं E1 प्लस E2। E1 यहां पर होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड E2 होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो E1 आपको दे रखा है आपको एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगी 76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अब देखो, जब हम उसमें से हीलियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, देन इट विल बिहेव लाइक ए हाइड्रोजन लाइक एटम। और हाइड्रोजन लाइक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है? टोटल एनर्जी के बराबर। तो हम इसको लिखेंगे 13.6 Z²/n², ओके। 13.6 Z², n कितना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा तो 1²। क्लियर है क्या आपको? मैं वापस बता देता हूं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो हीलियम बनेगा, हीलियम प्लस बनेगा, वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने फॉर्मूले अभी देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो 13.6 Z²/n², ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी हो जाएगी, ओके। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 76 प्लस पॉजिटिव करना है बस टोटल एनर्जी को, ओके, फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी है। तो 76 प्लस 13.6, Z की वैल्यू कितनी है? हीलियम के लिए Z होता है 2, तो 2², तो 4 हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आई थिंक इसको ऐड करोगे तो आपको टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में ये जेई में आया हुआ एग्जांपल है, तो
एक बार इसको टेकअप करते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी दी हुई है, तो अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो वो प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन है, if the potential energy of first excited state is taken to be 0, then find the potential and kinetic energies. Find the potential, kinetic and total energy of ground state and second excited state. ओके, क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज टेकन टू बी 0। यूजुअली हम पोटेंशियल एनर्जी 0 कब लेते हैं, जब चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते हैं, तो इनफिनिट सेपरेशन को हम 0 पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। नाउ और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम हाइपोथेटिकल बात कर रहा है कि इफ वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू बी 0, then find the potential energy and total energy of ground state and second excited state। तो हमें ग्राउंड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, तो करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं एक बार नॉर्मल वैल्यूज लिख देता हूं एनर्जी की। दिस इज ग्राउंड स्टेट n equal to 1, this is ground state, this is n equal to 2, this is first excited state, and n equal to 3, this is second excited state। okay, है ना, this is ground state, this is first excited state, और ये कौन सा होता है, second excited state। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नाउ n equal to 1, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होती है, मैं यहाँ पे एनर्जी लिख रहा हूँ जो अभी हमने पढ़ी थी। नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है एनर्जी की, फर्स्ट ऑर्बिट में होती है टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड को वैल्यू 1 रख दी, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए, इसका डबल कर लीजिए तो -27.2, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगा पर पॉजिटिव होगा, तो +13.6। सेकंड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी होती है, -3.4, पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगी तो -6.8, और काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी का पॉजिटिव कर देंगे तो +3.4। थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी होती है -1.51, पोटेंशियल एनर्जी -3.02, और काइनेटिक एनर्जी +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नई वैल्यू निकालनी है हमें। अब आपने इसमें क्या किया है, तो एनर्जी जो यहाँ पे मैं इसको नेमिंग अलग कर देता हूँ, इसको E2 कह देता हूँ, और इसको E3, U3 और K3 कह देता हूँ। नाउ जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी है, वो 0 कर दी गई है, तो आप कह सकते हैं कि अब जो नई वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की सेकंड ऑर्बिट में वो है 0। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दी गई है, इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में +6.8 का एडिशन हुआ है। ओके, तो ये इससे हम क्या कह सकते हैं कि दैट एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, जब एडिशन ऑफ +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डन। ओके, देखिए आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है, आप जानते हो। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू
फिक्स नहीं होती, वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि हमने रेफरेंस क्या लिया है। नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इंफिनिटी को रेफरेंस लेते हैं। इंफिनिटी पे हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है अगर चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट की थी कंसीडरिंग इंफिनिटी टू बी द रेफरेंस। बट अभी जो क्वेश्चन में इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दी है। ओके, मतलब इसको रेफरेंस मान लिया है। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में 6.8 का चेंज आया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी में के बारे में आप ये कह सकते हो कि एक पॉइंट पे जितना चेंज आएगा या रेफरेंस में जो चेंज आएगा वही सेम वैल्यू से हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर प्लस 6.8 किया है तो हर जगह पे प्लस 6.8 करना पड़ेगा। तो इस पे थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? यहाँ पे -3.02, तो यहाँ पे 6.8 ऐड हुआ है तो हर जगह 6.8 ऐड हो जाएगा, तो प्लस 6.8 करना पड़ेगा, तो नई वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -27.2 है, तो -27.2 में हम भी यहाँ पे भी 6.8 ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 27.2 में से 6.8 करेंगे तो माइनस है ना, 27.2 6.8 4 20.4, तो ये आ जाएगा -20.4। ओके, क्लियर हो रहा आपको? नाउ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली हमने, वापस देख लो, ये नॉर्मल वैल्यूज हैं एनर्जीज की। अभी क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, तो फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होगी। तो मैंने बताया था कि यहाँ से इसकी -6.8 होती है, ये 0 की गई है, तो इसका मतलब इसमें 6.8 का एडिशन हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे 6.8 का चेंज आया है तो हर जगह पे सेम पोटेंशियल एनर्जी सेम वैल्यू से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में 6.8 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इस पोटेंशियल एनर्जी में भी 6.8 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ग्राउंड स्टेट की। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी की बात करें। काइनेटिक एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ये काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वो रेफरेंस आपने क्या लिया है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? जो नॉर्मल रहती है, तो ये हो जाएगी 1.51। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी प्लस 3.4, और फॉर ग्राउंड स्टेट में भी काइनेटिक एनर्जी प्लस 13.6 की रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ टोटल एनर्जी की बात करें। टोटल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो आप इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकालो, या आप ये सोच लो कि पोटेंशियल एनर्जी में 6.8 का ऐड हुआ है तो टोटल एनर्जी में भी 6.8 का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इन वैल्यूज में हम 6.8 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में -13.6 प्लस 6.8, तो ये आ जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से आप यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, कितनी होगी बताइए? यहाँ पे -3.4 है, इसमें 6.8 ऐड कीजिए तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से यहाँ पे टोटल एनर्जी हो जाएगी E3, ये हो जाएगी -1.51 प्लस 6.8। इसका ऐड करके आप यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है तो वही सेम चेंज हर जगह हमें करना पड़ेगा, सेम वैल्यू से हर जगह पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो रेफरेंस चेंज होगा तो सेम वैल्यू से हर जगह पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसके।
देखिए ये अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज ग्राउंड स्टेट जी, ग्राउंड स्टेट। दिस इज द सेकंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। दिस इज n इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। और इस तरह से हम n की वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, तो वो यहाँ पे रहेगा ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली। पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सप्लाई करें, सपोज हाइड्रोजन गैस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो उससे भी एनर्जी सप्लाई हो सकती है, या बाहर से इसके ऊपर फोटोन डाले जाएं लाइट के, तो भी इसको एनर्जी मिल सकती है इलेक्ट्रॉन को। तो मान लीजिए हमने इसको एनर्जी सप्लाई की, तो ये एक्साइटेड होके हायर ऑर्बिट्स में जंप कर सकता है। नाउ मिनिमम कितनी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, तो हम कहेंगे मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी होगी जब ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे जंप कर जाए। तो इस केस में दिस विल बी द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको ध्यान होगा यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी, -13.6, यहाँ पे -3.4, यहाँ पे -1.51, -0.85 एंड सो ऑन। आप अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके, नाउ अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जंप करता है, एक्साइट होता है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बताइए। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 तो -3.4 माइनस 13.6, तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें E2 में से E1 को माइनस करोगे तो एनर्जी आ जाएगी, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ इसी तरह से अगर 1 से 3 में जंप हो रहा है तो आप उसकी एनर्जी आप सप्लाई निकाल सकते हो, जिसमें से इसको माइनस करके। नाउ सपोज हमने किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और वो n इक्वल टू 5 तक जंप कर गया। अब जब वो एक्साइट हो जाएगा तो वो वापस डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट तक आएगा। अब आपसे ये पूछा गया है कि डी एक्साइटेशन के समय कौन कौन सी वेवलेंथ एमिट हो सकती है, यानी व्हाट आर द पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स दैट कैन बी एमिटेड। नाउ अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से 5th ऑर्बिट में जंप कर गया या 4th एक्साइटेशन स्टेट में चला गया, तो आप सोचिए डी एक्साइटेशन के समय कौन कौन से फोटोन एमिट हो सकते हैं, वो सोच के देखते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो इलेक्ट्रॉन 5 से सीधे ग्राउंड स्टेट में आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है, या वो 5 से इस ऑर्बिट में आ जाए, यहां से इसमें आ जाए, और यहां से 5th से 4th में डी एक्साइट हो गया है। ये पॉसिबिलिटीज है। तो एक्साइट हो गया 5th पे गया, यहां पे तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्प्शन हुआ होगा एनर्जी का, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से 5th तक एक्साइट हो गया, और फिर वो डी एक्साइट होगा तो उस समय एनर्जी एमिट करेगा, फोटॉन्स एमिट करेगा। ओके, तो अब एमिट, तो उसमें कौन कौन से फोटॉन्स एमिट कर सकता है, तो या तो 5 से 1 में आ जाए, 5 से 4 इसमें, 5 से इधर जंप कर जाए, 5 से इधर जंप कर जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। और क्या पॉसिबिलिटीज है कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आया वो और नीचे आएगा, तो 4 से 1 में आ सकता है, 4 से 2 पे आ सकता है, 4 से 3 पे आ सकता है। ओके, और क्या पॉसिबिलिटीज है, जो 3 पे आएगा इलेक्ट्रॉन, ओके, जैसे इस लाइन में देखो 5 से 3 पे आया और यहाँ पे 4 से 3 पे आया, तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन 3 पे आएंगे वो और नीचे आ सकते हैं, तो 3 से 1 में आ सकते हैं और 3 से 2 में आ सकते हैं। ओके, और एक और पॉसिबिलिटी है 2 से 1 में जंप हो जाए। तो ये सारे वेवलेंथ्स निकलना पॉसिबल है डी एक्साइटेशन होते वक्त। ओके, तो अब इनको काउंट करते हैं हम। देखो ये कितने टोटल वेवलेंथ्स या फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये 1 है, ये सेकंड पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है,
4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th. That means total 10 टाइप की वेवलेंथ्स या फोटॉन्स निकल सकते हैं ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन. ओके, नाउ अगर मुझे एक फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिखना है तो मैं लिख सकता हूं दैट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वो हो जाएंगे, फॉर्मूला होगा n into n minus 1 by 2. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 5 के बाद डी एक्साइटेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 5 तक जंप कर गया और डी एक्साइटेशन होके ग्राउंड स्टेट तक आ रहा है, तो कितनी पॉसिबल वेवलेंथ्स होगी? n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 into 5 minus 1 तो 4 divided by 2, तो आंसर आ जाएगा 10. ओके, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट